गेहूँ की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन उर्वरक का तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? वो है अमोनियम सल्फेट। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 47% है, 47%। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, N और O। यूरिया का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है CONH2 निम्नलिखित रासायनिक उर्वरक में कौन 20 डिग्री से सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है? तो वो होता है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के फॉर्म में। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 2.2 किलोग्राम। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो होता है नाइट्रेट। निम्नलिखित से इसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूरिया के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो वो है NPK। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो सोडियम सल्फेट। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन है? तो यूरिया। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन है? तो यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नील हरित शैवाल धान के लिए, राइजोबियम मटर के लिए है, एजोटोबैक्टर गेहूं के लिए है। सही है। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो लिथियम आयन बैटरी के लिए दिया गया था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? एलिथ्रीन। मच्छर भगाने में एलिथ्रीन का इस्तेमाल होता है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोसेल का। अग्निशमक में कौन सी गैस काम करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से पैदा होता है? तो उसका सोडियम कार्बोनेट तथा तनु कॉन्क H2SO4। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस CO2 होती है। ए। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट का। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकृमि के रूप में प्रयोग किया जाता है? पाइरेथ्रम। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने में चूहों का। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहानाशक के रूप में। समस्थानिक 614 संबद्ध है कौंसिल फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण में। काष्ठ, अस्थि और शंख में पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कार्बन 14 का। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो फॉसिल की। रेडियोधर्मी डेटिंग का एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से किया जाता है? तो यूरेनियम विधि से। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 की। एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम CO2। निम्नलिखित प्रकार के कार्यों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच। BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प फिलोसोफर्स वूल कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड। मूत्राशयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? अमोनिया।
ठीक है। अमोनिया होता है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? तो अमीनो यौगिक के। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु उपयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जैसे कि हॉर्न सिल्वर सही है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, चूहे का विष, जिंक फॉस्फाइड, फिलॉसफर ऊन, जिंक ऑक्साइड। मीथेन है जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति और मंगल दोनों। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए, यूरेनियम परमाणु बम के लिए, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, जिंक गैल्वेनीकरण के लिए। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है वो क्या है? सिंदूर जो है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है। और शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उपयुक्त सभी का, पेट्रोल, अल्कोहल, बेंजीन। लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। इयोसिन लाल स्याही बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? काला। सही सुमेलित है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशमक के रूप में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी में, और द्रव अमोनिया अपशीतक के रूप में। संचायक सेल एक्यूमुलेटर सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दियासलाई के निर्माण में होता है? तो लाल फास्फोरस का। निम्नलिखित तत्वों में से कौन तत्व वायु और अंधेरे में रखा जाता है? तो स्वतः दीप्त जल उठता है। तो श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाया है? तो आईजीमा ने। कार्बन नैनो ट्यूब से किसने बनाया है? CNTS आईजीमा ने। निम्नलिखित में से निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1,00,000 लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ होता है? कवरत्ती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में काम करता है? तो वो है कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? ईडेफिक। पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है? पोटेशियम। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? क्रायोजेनिक्स। धूम्र पर्दे और युद्ध में छिपने वाले शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। धूम्र पर्दे किसके वायु में परिलक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो इसका आंसर है टाइटेनियम ऑक्साइड। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड्स एंड जिंक क्लोराइड्स। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो वह अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है अमोनियम क्लोराइड्स। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से अम्ल में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित विद्युत अपघटक के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला एसिड कौन है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत क्षारक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त अवशेष बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो निकेल और कैडमियम। फ्रेयॉन हो गया प्रशीतक, टेट्राएथिल लेड हो गया एंटी नॉक एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक हो गया। एस्पार्टेम संश्लेषित रबर हो गया। एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक हो गया। फ्रीऑन प्रशीतक हो गया। नियोप्रीन संश्लेषित रबर हो गया। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन हो गया। सही सुमेलित कौन कौन सा है? जैसे केवलार संश्लेषित रेशा है। टेक्सोल केसर रोधी दवा है, कैंसर रोधी दवा है टेक्सोल। जिंक फॉस्फाइड जो है रेडेंटनाशी है, और नाइट्रोसेल्यूलोस जो है वो विस्फोटक है।
इसमें कौन सही सुमेलित है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्लीय वर्षा में होता है, फ्लोराइड प्रदूषण, दांत, मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस त्रासदी और ओजोन रिक्तता धर चर्म कैंसर। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नमोदिष्ट किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के लिए। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, तो 2-3 दिसंबर 1984 को। इसमें कहता है कि बिस्फेनॉल ए BPA क्या है? ये एक खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन है। निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है? तो ब्राजील में। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो BSE हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 गैस का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो CO2 का है, फिर CH4 का है, फिर N2O का है, फिर CFC का है। जंतु विज्ञान अध्ययन है जीवित और मृत जानवर दोनों का। पक्षी का होता है ऑर्निथोलॉजी, वंशागति का होता है जेनेटिक्स, पर्यावरण का होता है इकोलॉजी, जीवाश्म का होता है पेलियोबायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन पैलियोनोलॉजी हो गया। विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशील और विषिक्तता का अध्ययन इक्थियोलॉजी हो गया। मत्स्य हो गया एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट हो गया पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट हो गया मेलेकोलॉजी। मलस्क और उनके शेल्स का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के संपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? इसका आंसर है जननांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। बायोनिक्स हो गया जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति का अध्ययन बायोनोमिक्स हो गया जीवधारी उनके वातावरण। बायोनोमी हो गया बायोमेट्री गणितीय और सांकेतिक का अध्ययन हो गया। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। विटिकल्चर के द्वारा कौन सा उत्पादित होता है? तो अंगूर। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? अर्थवर्म। गेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्ध। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण। वृद्धावस्था और काल प्रभावन के लिए जीरेंटोलॉजी है। जीन वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जीरेंटोलॉजी। पेंडोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मिट्टी के पीडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल। औषधियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थिबोन। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत है तो ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी रेप्टाइल्स सर्पेटोलॉजी हो गया। निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो ऑक्सीजन। वर्तमान परमाणु प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था लगभग 2
अरब वर्ष दिखाई दिखाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो उपयुक्त सभी पर। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? तो डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। हगडीवराइज ने। उत्परिवर्तन म्यूटेशन, हगडीवराइज। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम। ओपेरोन अवधारणा जैकब बर्नार्ड। विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है। अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने पर भारत की विशाल वन बिल्लियों के किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई थी? तो चीता। आधुनिक मनुष्य में हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यम के लिए संदर्भ में आता है। डेनिसोवन एक आदि मानव जाति है, स्पीशीज है। ठीक है, उसमें आर्चियोप्टेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ए जुरासिक युग और सर्व पुरातन पक्षी। आर्चियोप्टेरिक्स किन दो वर्गों के बीच का संयोजन है? तो सरीसृप और पक्षी। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मैमथ पूर्वज है हाथी का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक ईरा में। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण सही है? सालमैंडर, अजगर और कंगारू। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत की और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर में तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी इकाइनोडर्म्स सजीव प्रजनक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश। इनमें से कौन एक वास्तविक मछली है? तो वो है कैटफिश। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो व्हेल मछली। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी। निम्न से कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले व्हेलों की विशालतम दांत वाले व्हेल का विशालतम जीव है? इसका आंसर है स्पर्म व्हेल। देखो, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेल जो होती है उसमें विशालतम है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्णवयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबा और 35 से 45 फीट टन वजनी होता है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? वो है एकिडीना। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? चमगादड़। निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़। इसमें से कौन स्तनधारी है? समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। इसका आंसर है बी 1 और 3। समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये स्तनपायी है, मैमल्स के अंतर्गत आता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मैमल्स में। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो स्तनपायी है। सील भी जो है ये मैमल्स है। नृशंस प्राणी कौन सा है? तो ऑटर है। एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया। कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है? तो जानने की
जानने की इच्छा प्रकट करना निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी नहीं है? लंगूर। मानव सदृश लघुत्तम कभी है? गिवन। नीलगाय निम्नलिखित में कुल में आती है? हिरन। हिरन ही में आती है नीलगाय। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? तो गीदड़ में। ऑक्टोपस एक मोलस्का है, मधुकवची है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? व्हाइट लेगहॉर्न एक किस्म है। व्हाइट लेगहॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। टिक और माइट। जुगनू होता है एक कीट। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी। कौन से जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा। जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित होती हैं फॉर्मिक एसिड। चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड डाल देती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गॉसमियर रेशम। गॉसमियर रेशम। निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? नॉकटर्नल्स होते हैं। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये सब कौन होते हैं? नॉकटर्नल्स होते हैं। कीवी भी रात में निकलता। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊँट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? कंगारू और चूहा। ये बिना पानी पिए लंबे अवधि तक जीवित रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो वो है कंगारू और चूहा। कंगारू और चूहा को ठोस मूत्र होता है। सर्पों की विषग्रंथियां किसकी समांगी हैं? स्तनियों की वसा ग्रंथि। देखो, सर्पों की विष ग्रंथियां जो होती हैं वो लार ग्रंथियों प्राणियों की लार ग्रंथियों सेलिवरी ग्लैंड्स के समान होती है। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। सांप के जहरीले विषाणु होते हैं जो रूपांतरित रूप में होते हैं जंबिका दांत केनाइन्स होते हैं। पॉइजनस ग्लैंड होता है। पॉइजन फैंग्स होता है। देखो, विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी प्राय एक जोड़े बड़े और पीछे की ओर मुड़े विषदंत पॉइजन फैंग्स तालु से मुखग्रासन गुहिका से उभरे होते हैं। ये मैक्सिलरी दांत जंबिका दांत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शलोदभिद। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो वो है घटपर्णी। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो वो है पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखो, नेफ्थलीन खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ आबादीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है डी, तना से। हल्दी के पौधे का खाने लायक कौन सा हिस्सा होता है? तो प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वो है ड्रुप। लीची को ड्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। अधोमुखी उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? शकरकंद का। निम्न में से कौन सा तना है? अदरक। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक जो है प्रकंद है। आलू जो है स्तंभ कंद है। लहसुन जो है शल्क कंद है। और जिमकी कंद सूरन घन कंद है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू। आलू है एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कंद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतर पादपों के बीच उपयोगी प्रकाश? माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधे के मध्य।
फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्र स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं सहजीवी। मटर पौधा है। शाक, तना, काट आमतौर में किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के लिए। लौंग है एकली। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? लौंग। केसर होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। निम्न में कौन सा एक फल है? भिंडी। भिंडी एक फल है। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो भिंडी। मूली फल है। मूली, शकरकंद, आलू और भिंडी। इसका आंसर देखो तो क्या है? भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप फ्लावरिंग प्लांट है जिसका वानस्पतिक नाम एबेलमोरस्कस एस्कुलेटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है। इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग, तना, मूली, शकरकंद का भाग, जड़ है। तो भिंडी एक फल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? क्वेकर्स से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण सल्फर होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक एसिड। प्याज में सल्फेनिक एसिड होता है और लहसुन में सल्फर होता है। सल्फेनिक एसिड। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्सेइसिन की उपस्थिति। कैप्सेइसिन की उपस्थिति। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है कैप्सेइसिन। सिल्कवर्म अपने जीवन काल के चरण में तंतु पैदा करती है प्यूपा स्टेज में। प्यूपा स्टेज में। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है शहतूत की पत्तियां। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? मोती। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? तो वो है धृत कुमारी। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है आवृत बीजी पादप से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो वो है छाल। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? वो है छाल। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्लोरोक्विन है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है क्लोरोक्विन सिनकोना से। निम्नलिखित समूह में जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाते हैं तो डायटम से। डायटम शहतूत का फल होता है एक सोरोसिस। निम्न में से रोगों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास। सन, पटसन, जूट, ये सब तना है पौधे का। फज फाइबर। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्युमुल ग्रंथियों में। कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो वह ट्रिटिकल। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ट्रिटिकल। सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ठीक है ना। और स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो है अल्फांसो आम। स्पंजी टिश्यू स्पंजी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फलों और मुख्यतः अल्फांसो आम को प्रभावित करता है जिससे ये आम कच्चे और अम्लीय खट्टे रह जाते हैं। अल्फांसो आम।
सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कोई नहीं इसमें से। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 2 से 20 से 30 फीट मुसल जड़ होती है। शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि में पादप अधिकतर होते हैं। मांसल वाले पौधे में जो नमक में युक्त मिट्टी में पाए उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। नमकीन में होता है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। हाइड्रोफाइट्स जो होता है ये एक जलीय पौधे होते हैं। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। जल के प्रकाश का अपघटन। निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? तृणभक्षी कौन? उपभोक्ता के। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियों में सामान्य श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। पपीते के पीले रंग का कारण है कैरिकाइजेनिथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे की एक नई और विभिन्न जाति की खोज की है जिसकी लंबाई 11 मीटर तक जाती है। इसके फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। भारत के किस भाग में पाई गई थी? तो अंडमान निकोबार में, अंडमान द्वीप पर पाया गया था नई प्रजाति केले की। देखो, निम्न में से जीवित प्राणियों में कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो वो है चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है कवक का। ईस्ट और मशरूम है एक फंगी। मशरूम क्या है? एक कवक है, फंगी। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमों को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में उनके सहजीवी सहचर हैं शैवाल और कवक। नेस्काफीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता पॉपी से। नोस्काफीन प्राप्त होता है पॉपी पोस्ता से। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सेमिनिफेरम। पेपेवन सेमिनिफेरम। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव शरीर साधारण मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ी की संख्या कितनी होती है? 23। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन म्यूटेशन। इनमें से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के द्वारा। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? तो सेल्यूलोज की भित्ति। गैप कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस ऑर्गेनेल्स को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोनों ए और बी, प्रोटीन से और लिपिड से। प्रोटीन संश्लेषण में कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? वो है अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? वो है तितली।
प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है क्रेब्स चक्र। आनुवांशिक हो गया, ठीक है। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के जनक के रूप में व्याख्यात वैज्ञानिक है जे मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है गार्डेन पी मटर। मेंडल के आनुवांशिक का सिद्धांत किस पर आधारित था? लैंगिक जनन पर। जेनेटिक जीनोम मैपिंग का संबंध है जीन्स का चित्रण। जीवों के आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। जीन है एक डीएनए का एक भाग। जीन के भीतर अनुक्रमण आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। किसी भी जन प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है डीएनए। प्लवमान जीन। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैकिलिंटॉक। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता है? तो इसका आंसर है टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होता है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो एजोला और नीलहरित शैवाल का, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सभी। राइजोबियम, एजोला, नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो माइकोराइजा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ में पाया जाता है? तो दालों की। उसको निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो वो है एजोला। पशु विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है एजोला। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आंसर है इसका धान की इसमें। नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। धान को निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। नीलहरित शैवाल के साथ एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचरी है नीलहरित शैवाल। एजोला है एक जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है एजोला। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? वो है साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? वो है साइनोबैक्टीरिया। फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है सभी के द्वारा। उर्वरक की मात्रा के बार प्रयोग पर, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग पर, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग पर। सोयाबीन के नत्रजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। उसका आंसर है राइजोबियम है जैपेनिकम। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो वो है धान। चना, सेम, मटर ये सब में होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 2,4-D है एक खरपतवारनाशी। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड।
मानव शरीर का अधिकतम भार बना है जल का। मानव शरीर का अधिकतम भार बना है जल का। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65%। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। वयस्क मानव में होती है 206 हस्तियां। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206 है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है उनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो इसका आंसर है 28। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े हैं? तो इसका आंसर है 12। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, ठोस होती है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को हम लोग ऑर्थोप्लास्टी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम है फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। प्रत्यास्था प्लास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़ी रहती है, जकड़ी रहती है, उसको क्या कहते हैं? लीगामेंट्स। स्नायु। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, धूल, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। अस्थि और दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ये सब तो मजबूती में आवश्यक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है 20। मनुष्य के कुल दांत जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है? वो है दंत बलक, इनेमिल। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती हैं? तो जबड़े की। ब्रेस्ट बोन जो होता है वो स्टर्नम होता है। कॉलर बोन जो होता है वो क्लेविकल होता है। और नी कैप जो होता है वो पटीला होता है। शोल्डर ब्लेड जो होता है वो स्कैपुला होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? पीछे का भाग। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मानव की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, इसका कार्बोहाइड्रेट का। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के। एंजाइम है एक बायो उत्प्रेरक, बायोकेटेलिस्ट। एंजाइम मूलतः क्या है? एक प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं एंजाइम्स। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है? यूरिया। किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया जो है वो लीवर से पैदा होता है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो 1 और 2 दोनों, पित्त एसिड और लाइपेज। एंजाइम्स लाइपेज का स्रोत है अग्न्याशय। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पेपगैस्ट्रिन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो अमाशय में। प्रोटीन में के पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? तो वह प्रोटीन को एमिनो एसिड में। मानव शरीर में पृच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होते हैं? वो है बृहदांत्र। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो वह शेषांत्र और मध्यांत्र ग्रहणी। इसमें कहता है एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। वो है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? वो है स्टार्च।
शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्ताशय में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का। सामान्य मानव में के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रीटिन उत्पन्न होती है। वसीय एसिड की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करता है? पेप्सिन। इसमें कहता है विटामिन। सही क्या है इसमें? विटामिन कैरोटीन, एंजाइम्स पेप्सिन, हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन कैरेटीन। सही सुमेलित है। फ्रक्टोज जो है फ्रूट शुगर है, लैक्टोज दुग्ध शुगर है, चीनी सुक्रोज है, स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर है। ये स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर है। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो है पनीर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। प्रोबायोटिक खाद्य किससे संबद्ध? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य आंसर 1 और 2 दोनों। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन से क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातु है। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वो होती है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। अच्छा, सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये स्रोत हैं पोटेशियम के। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जी ग्रहण करना वांछनीय लक्ष्य है क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो इसका आंसर सी है। ये शरीर में चयापचय में उत्पाद के रूप में उत्पन्न मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। निम्नलिखित में से मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है? बेरी जो है पॉलिश वाले चावल से होता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है? मिर्च में। निम्नलिखित सब्जियों में विटामिन C सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है उसको तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, स्किन को, होता है विटामिन C। विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या है? तो है कच्चे और ताज़े फल। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में कौन सहायक होता है? विटामिन C। निम्नलिखित में कौन विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है? वो है संतरा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है विटामिन C।
किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे के। निम्नलिखित विटामिन में कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? विटामिन के। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। रुधिर में स्कंदन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन है? विटामिन B12 और विटामिन ए। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में त्वचा में बनता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी। बाध्यद्रोही कारक। विटामिन डी की अल्पता से स्रोत है रोग ए और सी। रिकेट्सिया होता है और प्लेग्रा होता है। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन D2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है विटामिन के। मध्यपन। रतौंधी निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की। नाइट ब्लाइंडनेस। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है लीवर में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है लीवर में। निम्नलिखित में से विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है गाजर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? वो है आम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो गेहूं अंकुर का तेल। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है? विटामिन के अल्फा अल्फा। विटामिन डी कॉड युक्त तेल। विटामिन ई गेहूं भूर्ण तेल। विटामिन सी नींबू। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसमें विटामिन B12 में। निम्नलिखित विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु कोबाल्ट में मौजूद होती है? निम्नलिखित विटामिन में से और किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12। थायमीन होता है विटामिन B1। जल की घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है बी। विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आंसर है विटामिन बी। विटामिन ए डी ई और के। विटामिन ए डी विटामिन बी एन सी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन से स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। अच्छा, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? वो होता है विटामिन 6। विटामिन B6। ये एक अध्ययन से ये बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए सपनों को याद रखने में मददगार साबित होता है। विटामिन B6। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी यदि आदि नहीं होगी यदि वह नहीं ले रहा है तो विटामिन बी डी और सी। B1 डी और सी। विटामिन सी स्कर्वी फोलिक एसिड रक्त अल्पता विटामिन ए रतौंधी विटामिन B1 बेरी बेरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल हो गया। रेटिनॉल नेत्र सुक्कार लाल होना। रेटिनॉल। टोकोफिरोल बंध्यता। टोकोफिरोल। साइनोकोबालेमिन हो गया घातक रक्त अल्पता। पाइरिडॉक्सिन हो गया मानसिक व्याधि। निम्नलिखित में से कौन यौगिक एक विटामिन नहीं है? थायरॉक्सिन विटामिन नहीं है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है प्रति 100 ग्राम में होता है
ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है मूंगफली, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में, ठीक है। और प्रोटीन तथा वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? मूंगफली। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। बाल, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसको बोलते हैं कीराटिन। मानव के बाल और नाखून में से कौन सा प्रोटीन होता है? तो कीराटिन होता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले मनुष्य की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? 0। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच को तत्व संतुलन बनाए रखता है, वह है फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो विटामिन, एमाइनो एसिड। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदे में। अच्छा, निम्नलिखित में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदे में। करौंदे में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, करौंदा। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? पालक। लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल्य होता है एमाइलोज होता है इसमें। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण। दूध में विद्यमान सैकेराइड है लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण किसकी उपस्थिति है? तो कैरोटीन की। गाय का दूध हल्के सफेद रंग का होता है, जिसका कारण है उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति है? तो कैसीन के साथ कैरोटीन। दूध का सफेद रंग होता है कैसीन के कारण। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? अच्छा, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाता है। अच्छा, दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है मानव के बॉडी में, रेनिन और लैक्टेज, ये 6 से 15 वर्ष की आयु के बीच में समाप्त हो जाता है। नहीं है ये दूध को पचाने वाला एंजाइम्स रेनिन और लैक्टेज। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कैसीन दूध होता है प्रोटीन। दूध का प्रज्वल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन। देखो इसमें सैक्रिन कृत्रिम मिठास के लिए होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन है ये। थाइमीन विटामिन से। कीराटिन प्रोटीन शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर में धीमी वृद्धि में किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की। विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? गंधक। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। पपीते में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? दूध। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कीरेटिन स्किन में होता है। इनमें कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? वो है अवरक्त किरणें। तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में निम्नतर होता है। सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है 45 ग्राम,
दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, वो है लोहा। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? वो है डी। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? वो है कैल्सिफेरॉल। निम्नलिखित में से क्या है? इसमें देखो, मल न्यूट्रिशन की स्थिति असंतुलित पोषण अर्थात अल्प पोषण या अति पोषण के कारण उत्पन्न होता है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसी एसिड का। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिन एसिड 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक तत्वों में सम्मिलित होता है कैल्शियम और पोटाशियम।